नमस्ते। चलिए आज 1954 में चलते हैं, बनारस के एक स्कूल में। कल्पना कीजिए, कुछ युवा छात्र बैठे हैं और एक दार्शनिक उनसे शिक्षा के असली मतलब के बारे में बात कर रहे हैं। और उनका पहला सवाल ही आज की दुनिया पर एक तमाचे जैसा है। हाँ, कि तुम यहाँ आते ही क्यों हो? क्या सिर्फ परीक्षा पास करने, नौकरी पाने और फिर जिंदगी भर एक मशीन की तरह काम करने के लिए? हमारे पास जे कृष्णमूर्ति के उन भाषणों के कुछ हिस्से हैं जो उन्होंने छात्रों से कहे थे। और ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की एक कोशिश है। आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे। और हमारा मकसद ये जानना है कि डर, एम्बिशन और असली ज्ञान के बारे में ये क्रांतिकारी विचार क्या हैं। और ये आज के हमारे सोशल मीडिया और हसल कल्चर वाले दौर में और भी ज्यादा जरूरी क्यों हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए इससे खोलते हैं। कृष्णमूर्ति की जो सबसे पहली और बड़ी बात है वो ये है कि असली शिक्षा आपको सिर्फ नौकरी के लिए नहीं तैयार करती, नहीं, वो आपको जिंदगी के लिए तैयार करती है। और जिंदगी, वो कहते हैं, एक विशाल नदी की तरह है, हमेशा बहती हुई, बदलती हुई। और हमारी शिक्षा क्या करती है? वो हमें नदी के किनारे एक छोटा सा तालाब खोदना सिखाती है और कहती है बस यही तुम्हारी दुनिया है। क्या बात है, बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि समाज, हमारे माता पिता, धर्म, नेता, ये सब मिलके हमें एक खास दिशा में धकेलते हैं, एक ढर्रे पर चलाना चाहते हैं। हाँ, एक ढर्रे पर। और शिक्षा का असली काम है छात्र के दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि वो इस प्रेशर में कुचला ना जाए, सिर्फ जानकारी का ढेर ना बन जाए। बिल्कुल, बल्कि जीवन को सीधे सीधे देख और समझ सके। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कृष्णमूर्ति दो तरह की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क करते हैं। क्या सोचना है और कैसे सोचना है। हाँ, क्या सोचना है और कैसे सोचना है। और वो कहते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम हमें सिर्फ क्या सोचना है सिखाता है। सही बात है। ये मानो बचपन से हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है। हाँ। इस भगवान को मानो, इस पार्टी को वोट दो, ये करियर अच्छा है, वो बुरा है। हाँ, और कैसे सोचना है, सवाल कैसे करना है, किसी बात की जड़ तक कैसे पहुंचना है, अपने ही विश्वासों पर शक कैसे करना है। ये हमें कोई नहीं सिखाता। इसी को वो मन की क्रांति कहते हैं। और ये कोई सड़कों पर होने वाली क्रांति नहीं है। नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। इसके बिना हम बस अपने माता पिता और समाज की एक बेहतर कॉपी बन के रह जाते हैं। हम एक लेबल तो बन जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, इंजीनियर, आर्टिस्ट, पर एक समझदार, आजाद इंसान नहीं। बिल्कुल। ये कैसे सोचने वाली बात तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे अमल में लाना इतना मुश्किल क्यों है? कृष्णमूर्ति के अनुसार एक बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें सवाल पूछने से रोकती है। डर। हाँ, डर। सही पकड़ा आपने। डर, वो कहते हैं, काले बादल की तरह है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से ढक लेता है, उसे भ्रष्ट कर देता है। और हमारा पूरा समाज, हमारी शिक्षा, हमारे रिश्ते सब डर की नींव पर टिके हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये डर पैदा कहाँ से होता है? तुलना से, कंपैरिजन से। हाँ। आज के जमाने में तो ये और भी बढ़ गया है। पहले तो सिर्फ क्लास के टॉपर से तुलना होती थी, अब तो इंस्टाग्राम पर पूरी दुनिया से हो रही है। एकदम। कोई कहीं घूम रहा है, किसी का प्रमोशन हो गया, कोई ज्यादा फिट है। बिल्कुल। और कृष्णमूर्ति यही बात तब कह रहे थे जब एक शिक्षक कहता है, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, तुम भी उसके जैसे बनो। हाँ, हर घर की कहानी। तो उसी पल वो बच्चे के मन में ईर्ष्या, जलन और फिर डर का बीज बो देता है। डर कि अगर मैं उसके जैसा नहीं बना तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। तो डर का इस्तेमाल हमें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। हाँ, और कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, जो इंसान डरा हुआ है वो कभी सच को नहीं जान सकता, क्योंकि उसका मन आजादी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने बड़ों का या बॉस का सम्मान करते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि वो प्यार से आ रहा है या डर से। यही तो सवाल वो उठाते हैं। कहीं वो सिर्फ नौकरी जाने या डांट पड़ने का डर तो नहीं? बिल्कुल। डर से पैदा हुआ सम्मान है ही नहीं, वो तो बस एक तरह की चापलूसी है। और ये बात आदर्शों यानी आइडियल्स के विचार से भी जुड़ती है। हम एक आदर्श इंसान या आदर्श छात्र की एक इमेज बना लेते हैं और फिर उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे किसी को गुस्सा बहुत आता है, अब समाज कहता है शांत रहना एक आदर्श गुण है, तो वो व्यक्ति अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करता है, दिखावा करता है कि वो शांत है। हाँ, और फिर अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। भाई, अब उसके अंदर दो लोग लड़ रहे हैं, एक जो असल में गुस्सैल है और दूसरा जो शांत बनना चाहता है। ये संघर्ष भी डर का ही एक रूप है। तो फिर उपाय क्या है?
कृष्णमूर्ति कहते हैं असली जोर जो है उसे समझने पर होना चाहिए, ना कि किसी आदर्श का पीछा करने पर। शांत बनने की कोशिश मत करो, बस अपने गुस्से को बिना जज किए देखो कि ये उठता कहाँ से है। एक मिनट, तो अगर आदर्शों का पीछा नहीं करना है तो फिर क्या करना है? ये हमें एक बहुत शक्तिशाली और शायद थोड़े डरावने विचार की ओर ले जाता है। कुछ बनने का जाल। हाँ, हम सब तो इसी दौड़ में लगे हैं, ज्यादा सफल, ज्यादा अमीर, ज्यादा स्पिरिचुअल, ज्यादा फिट। एक क्लर्क मैनेजर बनना चाहता है, मैनेजर सीईओ बनना चाहता है। और इसे तो जिंदगी का मोटर माना जाता है ना? और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही मोटर हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये बनने की प्रक्रिया, जिसे अंग्रेजी में बिकमिंग कहते हैं, असल में एम्बिशन और तुलना पर आधारित है। एक कभी ना खत्म होने वाली ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल सही शब्द है। एक महत्वाकांक्षी इंसान कभी भी खुश या शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा जो है उससे नाखुश रहता है। उसकी सारी एनर्जी इसी संघर्ष में चली जाती है कि मैं जो हूं वो काफी नहीं है, मुझे कुछ और बनना है। बिल्कुल। लेकिन महत्वाकांक्षा के बिना कोई प्रगति कैसे करेगा? अगर एक क्लर्क मैनेजर बनने की कोशिश ही ना करे तो क्या ये समाज के लिए अच्छा है? मतलब क्या कृष्णमूर्ति आलसी होने की वकालत कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और ज्यादातर लोग उनके विचार को यही गलत समझते हैं। वो आलसी होने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि काम के पीछे की मोटिवेशन बदलो। कृष्णमूर्ति एक क्रांतिकारी विकल्प सुझाते हैं। वो विकल्प है बनने की कोशिश छोड़कर सिर्फ होना, यानी बीइंग। होना, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो है, यानी अपने भीतर का गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, उसे बिना किसी मूल्यांकन के, बिना उसे तुरंत बदलने की कोशिश किए पूरी तरह से समझना। पूरी तरह से समझना? हाँ, जिस पल कोई अपनी हिंसा को अहिंसा, जो कि एक आदर्श है, में बदलने की कोशिश करता है, वो एक नया संघर्ष पैदा कर देता है। वो असल में अपनी हिंसा से भाग रहा है, उसे समझ नहीं रहा। तो होना मतलब अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ बस बैठना? बैठना नहीं, उसे पूरी जागरूकता से देखना। ये एक गहरी साइकोलॉजिकल इंसाइट है। जो है उसे बदलने की इच्छा ही उसे अस्वीकार करना है। असली बदलाव, असली क्रांति तब होती है जब आप जो है उसे इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि कुछ और बनने की इच्छा अपने आप गिर जाती है। एक उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। जब आप अपनी ईर्ष्या को बिना किसी आदर्श के चश्मे के देखते हैं, तो आप उसे उसकी पूरी हकीकत में समझते हैं, और उस समझ से ही परिवर्तन आता है, जबरदस्ती से नहीं। बनने की प्रक्रिया का अंत ही होना है। वाह! तो अगर बनने का ये संघर्ष ही हटा दें, तो ये तो जीवन के पूरे खेल के नियम ही बदल देता है। बिल्कुल। फिर इंसान करेगा क्या? ये तो सोचने में भी थोड़ा खाली खाली सा लगता है। खत्म होता है। तब जिंदगी में असली चीजों के लिए जगह बनती है। जैसे कि सरलता, प्रेम और रचनात्मकता। ये चीजें कोशिश करके हासिल नहीं की जा सकती। ये होने की अवस्था से स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं। सरलता को थोड़ा और समझाइए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कम कपड़े पहनना या झोपड़ी में रहना। वो बाहरी सरलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं असली सरलता अंदरूनी होती है। जब मन में कोई संघर्ष ना हो, कोई आदर्श ना हो, कुछ पाने की होड़ ना हो। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है, वो भी अंदर से सरल हो सकता है, और एक सन्यासी जो ऊपरी तौर पर सरल दिखता है, अंदर से बेहद जटिल हो सकता है। क्योंकि वो लगातार मोक्ष बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। बात तो सही है। बिल्कुल। और प्रेम और रचनात्मकता के बारे में क्या? प्रेम तभी संभव है जब डर ना हो, और रचनात्मकता ये सिर्फ कविताएं लिखने या चित्र बनाने तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? कृष्णमूर्ति के लिए रचनात्मकता का मतलब है नकल और परंपरा से आजाद दिमाग। जब मन किसी ढर्रे पर नहीं चलता, जब वो हर पल नया होता है, वही असली क्रिएटिविटी है। मुझे याद है एक बार मैंने एक बच्चे को चित्र बनाते देखा था। वो रंगों में इतना खोया हुआ था कि उसे कोई परवाह नहीं थी कि पेंटिंग अच्छी है या बुरी। वो सिर्फ उस पल में था। हाँ, वही होना है। जैसे ही हम सोचते हैं क्या ये पेंटिंग म्यूजियम में लगने लायक है, हम बनने के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत में एक फूल का बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, बताइए ना। कि एक फूल अपनी सुगंध अमीर गरीब सबको देता है, बिना किसी भेदभाव के। वो ये नहीं सोचता कि सामने कोई गवर्नर खड़ा है या कोई कूली। वो बस है, अपनी पूरी सुंदरता में। हाँ, यही आंतरिक सुंदरता है, न कि वो सतही शिष्टाचार जो हम अक्सर पद और रुतबे के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इस सबको वापस शिक्षा से जोड़ते हैं। अगर शिक्षा का मकसद डर और महत्वाकांक्षा पैदा करना नहीं है, तो फिर क्या है? सच्ची शिक्षा का मकसद है छात्र को ये खोजने में मदद करना कि उसे सच में क्या करना पसंद है। सिर्फ पैसा या रुतबे के लिए नहीं, बल्कि उस काम से प्रेम के लिए।
जब कोई काम उसे करने के प्रेम के लिए किया जाता है, चाहे वो बागबानी हो, कोडिंग हो या पढ़ाना, तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। कोई तुलना नहीं होती और कोई डर नहीं होता। आप बस उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। और वो काम अपने आप में एक आज़ादी बन जाता है। तब कोई क्लर्क इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसे मैनेजर बनना है, बल्कि वो काम इसलिए करता है क्योंकि उसे उसमें पूरी दिलचस्पी है, चाहे वो क्लर्क का ही काम क्यों न हो। और जरा सोचिए ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर कोई वो कर रहा है जो उसे पसंद है, पूरी लगन से। वहां जलन, संघर्ष और हिंसा के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये एक आदर्शवादी सोच लग सकती है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है, एक एक इंसान के अंदर से। तो आज हमने एक सफर तय किया, पारंपरिक शिक्षा पर सवाल उठाने से लेकर डर के मनोविज्ञान को समझने, बनने के अंतहीन जाल को पहचानने, और फिर होने का एक नया, आजाद और रचनात्मक तरीका खोजने तक। ये बातचीत कुछ बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। इन विचारों को सुनने के बाद जब हम अपने सीखने या सिखाने के तरीके को देखते हैं तो उसमें सिर्फ नकल और डर नजर आता है। और क्या सच्ची खोज? क्या हम कुछ बनने का जीवन जी रहे हैं या सिर्फ होने का? और आज के लिए एक विचार, अगर हम अपने जीवन की सिर्फ एक समस्या को, चाहे वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या कोई डर, बिना उसे तुरंत बदलने या ठीक करने की कोशिश किए सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि ये असल में है क्या, तो क्या होगा?